हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल डीएलएड वाला में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के मॉडल पेपर को, जो कि सब्जेक्ट रहेगा आपका मैथ का, यानी कि गणित का सब्जेक्ट है। 1 घंटे का इसमें आपको समय मिलता है पेपर को सॉल्व करने के लिए, और ये 25 नंबर का पूरा क्वेश्चन पेपर होता है। इन मॉडल पेपर से डायरेक्टली आपकी परीक्षा में प्रश्न आपको देखने के लिए मिल ही जाएंगे। आपको पता ही है कि आपकी परीक्षा बहुत जल्द ही स्टार्ट होने जा रही है, पहले सेमेस्टर की और तीसरे सेमेस्टर की। तो सभी अभ्यर्थी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस क्लास को अपने अंदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। इसके साथ ही वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा कि इस पीडीएफ फाइल, इस मॉडल पेपर को आप कहां से और कैसे बिल्कुल निःशुल्क फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं 25 अंक वाले पेपर में। तो ये 25 नंबर वाला ही पेपर है। मैथ, साइंस आप और हिंदी, कंप्यूटर, ये सारे 25 नंबर के पेपर होते हैं। तो इसमें 5 सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, जो अर्धवृत्त होता है, ठीक है, ये जो अर्धवृत्त होता है, ठीक है, इस तरह से मान लीजिए ये अर्धवृत्त है। तो अर्धवृत्त में स्थित जो कोण होता है, इस तरह से ये जो कोण होगा, ये वाला कोण, ठीक है, या कहीं पर भी जो कोण बनता है ये वाला कोण, ठीक है, कहीं पर भी आप कोण बना लेंगे इस तरह से। ये जो कोण होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो इसकी जो वैल्यू होती है ये आपकी 90 डिग्री होती है, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना है इस कोण की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो 90 डिग्री होती है, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है जो अर्धवृत्त में कोण बनता है उसकी वैल्यू, यानी कि उसका जो मान होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है, यानी कि वो समकोण होता है, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 1 का राइट आंसर कितना है? 90 हो जाएगा आपका। इसके साथ ही हम आपको बता दें ये आपका चौथा पेपर है मैथ का, ठीक है, मैथ का ये चौथा पेपर है। इससे पहले हम आपको पेपर 1 से लेकर पेपर 8 तक सारे पेपरों का मॉडल पेपर ऑलरेडी एक बार दे चुके हैं, और ये दोबारा से आपको मॉडल पेपर दिए जाना है। तो जितने भी नए भाई मैंने तुरंत चैनल पर जाकर विजिट करें और यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मॉडल पेपर की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देखें। एक बार सारे पेपर हम आपको दे चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, सारे मॉडल पेपर दे चुके हैं, उन सभी को एक बार जरूर देख लें। और इस सीरीज के पहले, दूसरे और तीसरे पेपर को भी देख लें, ठीक है। ये दूसरी सीरीज चल रही है, पहली सीरीज में हम आपको सारे पेपर जो है वो सॉल्व करा चुके हैं, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न को हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं। आप चैनल पर जाकर विजिट करें, प्लेलिस्ट में देखें, सारे पेपर ऑलरेडी सॉल्व करा चुके हैं। हम दोबारा से सारे पेपर को यहाँ पर मॉडल पेपर आपके लिए लेकर आए हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। किसी त्रिभुज की भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 और आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है, आधार गुणा ऊंचाई। आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो त्रिभुज आपको कुछ इस तरह से हो सकता है, किसी इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है। तो जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है, ठीक है, क्या होती है? कर्ण होती है सबसे बड़ी भुजा, ठीक है। तो सबसे बड़ी भुजा को हम यहाँ से हटा देंगे, और 6 सेंटीमीटर या तो इसका आधार हो सकता है, ठीक है, और 8 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई हो सकती है, या फिर 8 सेंटीमीटर का आधार हो सकता है, या 6 सेंटीमीटर की ऊंचाई हो सकती है। तो दोनों ही यहाँ पर क्या है, दोनों ही आधार ऊंचाई क्या गुणा में, चाहे आप यहाँ पर 8 रख लीजिए चाहे यहाँ पर 8 रख लीजिए, वैल्यू सेम ही आएगी। तो आप चाहे इसे आधार मान लीजिए, ठीक है, 6 सेंटीमीटर है, चाहे इसे आधार मान लीजिए और इसे आप ऊंचाई मान लेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है, तो 10 सेंटीमीटर सबसे बड़ी भुजा, इसे हम यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। तो आपको सॉल्व करना है 1/2 और आधार में आप रख लेंगे 6 और ऊंचाई हो जाएगी इसकी 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और 10 सेंटीमीटर यहाँ दी हुई है तीसरी भुजा, लेकिन वो कर्ण होगी, तो कर्ण का कोई यूज़ होता नहीं है, ठीक है, यहाँ पर त्रिभुज के फॉर्मूले में क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे। 2 चौक आपका 8 हो गया, अब क्या बचा? 4 और 6, तो 6 चौक 24, ठीक है। आंसर कितना आया? 24 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर बढ़ रहा है अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में भाज्य संख्या कौन सी है, ठीक है। ऐसी संख्या जो केवल खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, ठीक है, खुद से डिवाइड हो और स्वयं उस संख्या से डिवाइड हो जो वह संख्या है, ठीक है, उन्हें हम भाज्य संख्या यहाँ पर कहते हैं। निम्न में से भाज्य संख्या कौन सी है, ये यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। तो ऐसी संख्या, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर भाज्य संख्या पूछा गया है, ठीक है, मैंने यहाँ पर आपको अभाज्य के बारे में बता दिया। तो भाज्य संख्या वह है जो यहाँ पर 2 से ज़्यादा संख्याओं से डिवाइड हो, ठीक है, जैसे कि वो 1 से भी डिवाइड हो सकती है, 2 से भी डिवाइड हो सकती है, 3 से भी डिवाइड, कम से कम वह 2 से ज़्यादा संख्याओं से डिवाइड हो, ठीक है। और अभाज्य संख्याएँ कौन सी होती हैं? जो केवल खुद से डिवाइड होती हैं और 1 से डिवाइड होती हैं। जो स्वयं से डिवाइड होती हैं अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो केवल 1 से डिवाइड हो और खुद उस संख्या से डिवाइड हो, जिसकी 7 क्या है, 7 केवल 1 से डिवाइड होगी पूरी और खुद 7 से ही डिवाइड होगी। इसके अलावा ये किसी भी दूसरी अन्य संख्या से डिवाइड नहीं होगी, भाग नहीं होगी, तो ये आपकी अभाज्य संख्या है, ठीक है। इसी तरह से आपका 5 है, 5 भी केवल 1 से डिवाइड होगा,
1 से डिवाइड होगा और ये 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो केवल 2 ही संख्याओं से डिवाइड हो रही है, तो ये एक तरह की अभाज्य संख्या है, ठीक है। 13 भी सेम टू सेम इसी तरह की संख्या है, इसे आप या तो 1 से डिवाइड कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली 13 से डिवाइड कर सकते हैं। केवल 2 ही संख्याओं से ये डिवाइड हो रही है, 2 से ज़्यादा संख्याओं से डिवाइड नहीं हो रही है। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से ज़्यादा संख्याओं से डिवाइड नहीं होती हैं उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं, ठीक है। ये अभाज्य संख्याएं कहते हैं। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है भाज्य, ठीक है। क्या पूछा जा रहा है? भाज्य, ठीक है। जो भाज्य हैं, तो भाज्य संख्या वो होती हैं जो 2 से ज़्यादा संख्याओं से डिवाइड होती हैं, जिसकी 6 को आप डिवाइड कीजिए, ये आपका 1 से भी डिवाइड हो जाएगा। 6 को आप डिवाइड कीजिए, ये आपका 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। 6 को आप डिवाइड कीजिए, ये आपका 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। 6 को आप जब भाग करेंगे तो ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये 2 से ज़्यादा संख्याओं से भाग हो रही है संख्या, तो ये आपकी भाज्य संख्या हो जाएगी। सेम टू सेम इसी तरह से आपका 8 भी होता है, इसी तरह से 10 भी होता है, ये सारी की सारी आपकी भाज्य संख्याएं हो जाती हैं, ठीक है। 9 भी आपकी भाज्य संख्या है, ये आपकी 1 से भी डिवाइड हो जाएगी और 3 से भी डिवाइड हो जाएगी और 9 से भी डिवाइड हो जाएगी, ये भी आपकी भाज्य संख्या है, ठीक है। तो इस तरह से ये इसमें पूछा गया भाज्य संख्या के बारे में। तो भाज्य संख्या जो है वो 6 है। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने स्क्रीन पर है। 18% का भिन्न रूप क्या होगा, ठीक है। 18% का भिन्न रूप क्या होगा? तो 18%, ठीक है। 18% का चिन्ह लगाएंगे तो आप प्रतिशत का चिन्ह हटाने पर 1/100, ठीक है, 1/100 ये आपका आ जाएगा, ठीक है। 1/100 जैसे आप प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे तो 1/100 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। गुणा में 1/100 आ जाएगा। अब आप 2 से इसे काट देंगे तो 2 नेम 18 और 2 पंजे 10 और 1 जीरो सेम टू सेम ऐसा ही आ जाएगा, ठीक है। तो 9/50, ठीक है। कितना आया? 18% का भिन्न रूप 9/50। देख लीजिए 9/50 की तरह ऑप्शन सी में है। तो प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर। प्रतिशत का चिन्ह हटाने पर आप किसी भी संख्या में, मान लीजिए ये 10% है और आपने यहाँ से प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो 1/100 इसकी गुणा में आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसे डिवाइड कर सकते हैं, 10 से 1 कम 10 और 10 कम 100 यानी कि 1/100, ठीक है। इस तरह से आप बता देंगे। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 5 आपके सामने स्क्रीन पर है और इसमें आपसे पूछा गया a-b, ठीक है। यहाँ पर आप लिखेंगे इस तरह से a माइनस, इसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। माइनस प्लस, ये माइनस ही हो गया और माइनस की गुणा अंदर होगी ब्रैकेट में, तो माइनस माइनस ही हो जाएगा आपका प्लस 2a, ठीक है। 2a हो जाएगा, ठीक है। आप देखेंगे 2a प्लस का और a के प्लस का ये, तो ये कितना हो गया? 3a और ये कितना बचा? माइनस का b, ठीक है। 3a माइनस b, ठीक है। तो क्या आया आंसर आपका? 3a माइनस b, ठीक है। जो कहाँ पर है? ऑप्शन डी में है, ठीक है। ऑप्शन डी 3a माइनस b, ठीक है। 3a माइनस b, ठीक है। आपसे सॉल्व कर लेंगे तो 3a माइनस b ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने स्क्रीन पर, यहाँ से आती है लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बता ही देते हैं कि इस वीडियो फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दी गई, तो वहाँ से जाकर आप इसे डाउनलोड कर लीजिए और इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए। मैथ का क्वेश्चन पेपर आपको अच्छे से करने के लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है और आप परीक्षाओं तक हमारे साथ लगातार बने रहें, किसी भी तरह की आपको असुविधा नहीं होगी। लगातार आपको मॉडल पेपर दिए जाएंगे ताकि परीक्षा में आप अच्छा प्रदर्शन कर सकें, ठीक है। चलिए बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने स्क्रीन पर है। एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल आपको बताना होगा। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका √3/4, ठीक है, और भुजा स्क्वायर, ठीक है। भुजा स्क्वायर, ठीक है। √3/4 और भुजा स्क्वायर, ठीक है। भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो √3/4 तो आपका सेम टू सेम ऐसे ही आ जाएगा। और भुजा कितनी है? भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 4 को आप 2 बार लिख देंगे तब भी कोई बात नहीं। तो 1 4 से 1 4 कट जाएगा और बचा क्या आपका? 4√3, ठीक है। 4, ये 4 बचा और √3, ठीक है। तो 4 को हम इधर पहले लिख लेंगे, 4√3, ठीक है। कितना बचा? वर्ग सेंटीमीटर, 4√3 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। ये यहाँ पर आपका समबाहु त्रिभुज निकालने का फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो क्या बचा? 4√3 वर्ग सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि 24/7 को दशमलव संख्या में चेंज करना है, तो किस तरह से करेंगे? आप भाग कर दीजिए तो ये दशमलव में ही आएगा। 7 से भाग करेंगे तो 7 तियाँ हो गया आपका 21, ठीक है। 21 बटा ये बचा आपका 3 के आगे आप 0 उतार लेंगे पॉइंट लगाकर, तो कितना हो जाएगा फिर? 7 तियाँ 21, 7 चौक हो गया आपका 28, ठीक है। अब 2 बचा, ठीक है, पॉइंट लगा हुआ है तो आप डायरेक्टली 0 उतार लेंगे। अब क्या आ जाएगा आपका? 7 दूनी 14, ठीक है। 7 दूनी
14। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं 3.42, ठीक है, इतना आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, ये दशमलव में आ गया। आप इसे 24/7 का मतलब है, आप इसे भाग कर दीजिए, भाग करने पर जो यहाँ पर वैल्यू आ रही मान वो लिख दीजिए, वो दशमलव में ही आएगा, तो वही आपकी दशमलव संख्या हो जाएगी। चलिए बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 8 आपके सामने स्क्रीन पे। एक दुकानदार के पास 60 कप थे, ठीक है, कप नहीं यहाँ पर 60 कप है, ठीक है, 60 कप थे। उस दुकानदार के पास कुल कितने कप थे? 60 कप थे। 40 कप बिक गया, ठीक है, 40 कप बिक गया, 40 कप बिक गया, ठीक है, 40 कप बिक गया, ठीक है, 40 कप बिक गया यहाँ पर, ठीक है। कुल कितने प्रतिशत कप बिके? हमें यहाँ पर संख्या नहीं बतानी है, तो संख्या निकल कर आ रही है, 60 में से 40 घटाएंगे तो ये तो संख्या आ जाएगी। हमें बताना है यहाँ पर परसेंटेज, ठीक है। तो आप परसेंटेज कैसे निकालेंगे? आप निकालेंगे 40 इंटू 100, ठीक है, 40 इंटू 100। जो कप यहाँ पर बिके हैं उसमें आप 100 से गुणा कर देंगे, और जो टोटल कप थे उससे आप यहाँ पर भाग कर देंगे, ठीक है। जो कप बिक चुके हैं, ठीक है, जो कप बिक चुके हैं, ठीक है, उसमें आप क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे, और जो टोटल कप थे उससे आप भाग कर देंगे, ठीक है, भाग कर देंगे, ठीक है। तो कैसे होगा? 1 0 से आपका 1 0 ये यहाँ पर कट गया, ठीक है, कट गया आराम से। अब क्या बचा? ये बचा आपका 4 गुणा 100, ये हो गया आपका 400। 400 में आप 6 से भाग कर देंगे, तो ये लगभग आपका आ जाएगा 66.66%, ठीक है। 6 छंग 36 हो गया आपका यहाँ पर, ठीक है, 4 उतार लिए, फिर 0 हो जाएगा, फिर 6 छंग 36, ठीक है। फिर तो इस तरह से ये लगभग 6 इसी तरह से चलता रहेगा, 66.66%, इसी तरह से ये चलता रहेगा। तो इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ाना है अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 9 आपके सामने स्क्रीन पर है। कितने समय में यहाँ पर 7,500 पर 11% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 4,125 जो है वो हो जाएगा? तो साधारण ब्याज निकालने का जो फॉर्मूला है वो आपको पता ही होगा, मूलधन, ठीक है, मूलधन कितना दिया हुआ है इसमें? एक 4,125 मूलधन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। साधारण ब्याज यहाँ पर दिया हुआ है, साधारण ब्याज यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, 4,125, और मूलधन इसमें दिया हुआ है 7,500। मूलधन गुणा दर कितनी है? 11%। मूलधन गुणा दर गुणा समय, ठीक है, समय इसमें आपसे पूछा गया, समय पूछा गया बटे 100, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे आसानी से, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा लगभग 5 वर्ष निकल कर आ जाएगा, ठीक है। आपसे सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेट करके, तो ये आपका 5 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है ये साधारण ब्याज ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है। तो आप इसे 4,125 गुणा 100 आप इधर ले आएंगे, ठीक है, तो ये गुणा में आ जाएगा 100, इस तरह से, बराबर 75 गुणा 75 100, ठीक है, 7,500 है यहाँ पर, ये 7,500 है, 7,500 गुणा 11, ठीक है, और गुणा आपका आ जाएगा टी यानी कि समय। अब 7,500 गुणा 11, इसको आप यहाँ नीचे ले आएंगे, ठीक है, 7,500 गुणा 11, तो इससे आपका जो है वो समय निकल कर आ जाएगा। 2 0 से आप 2 0 काट देंगे इस तरह से, ठीक है, और बाकी आप 25 से काटेंगे इसे डायरेक्टली, फिर 11 से काटेंगे, तो ये लगभग 5 वर्ष जो है वो आपका निकल कर आ जाएगा, ठीक है। बढ़ाना अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 10 आपके सामने स्क्रीन पर है। x माइनस वाई में क्या जोड़ें? x माइनस वाई में हम क्या जोड़ें, ठीक है, क्या जोड़ें? मान लीजिए हमने इसमें कुछ भी जोड़ दिया, n जोड़ दिया, क्या जोड़ें कि 2x प्लस वाई हो जाए? मान लीजिए x हमने n जोड़ दिया और ये होगा आपका 2x प्लस वाई, ठीक है, 2x प्लस वाई। अब से हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व आपको कैसे करना है? n की वैल्यू यहाँ पर निकालना है, तो ये 2x प्लस वाई इधर पहले से है, 2x प्लस वाई पहले से, और इधर ये जो x माइनस वाई है, ठीक है, ये इधर आएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। कैसा हो जाएगा? x माइनस वाई जो है ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है, माइनस का हो गया। अब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे 2x प्लस वाई, ठीक है, 2x प्लस वाई, ये माइनस प्लस माइनस हो गया, और माइनस थोड़ा माइनस में अंदर होगी, तो ये हो जाएगा आपका प्लस, ठीक है, प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। आप ध्यान रखना माइनस का एक x है और यहाँ पर प्लस के 2 x हैं, ठीक है, तो माइनस का एक x घटा देंगे तो केवल x बचेगा, और प्लस का 1 y प्लस का दूसरा y भी है, तो प्लस के 2 y हो जाएंगे, ठीक है। कितने हो जाएंगे? प्लस के 2 y, तो x प्लस 2 y आया, ठीक है। यदि हम x माइनस वाई में x प्लस 2 y जोड़ देंगे, ठीक है, तो 2x प्लस वाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2x प्लस वाई, ठीक है। तो आपको क्या जोड़ना है? x प्लस 2 y आपको जोड़ना है, तब आपका यहाँ पर जो है x माइनस वाई में क्या जोड़ें, ठीक है, कि 2x प्लस वाई हो जाए, आपको x प्लस 2 y जोड़ना है, तो ये 2x प्लस वाई हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे यहाँ पर पूछा गया कि अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, ठीक है, अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? तो देख लेंगे अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। बेस सभी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होते हैं उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। अभी ऐसे मैंने ऊपर भी आपको बताया था, जो बेस संख्याएं
जो एक, ठीक है, एक और खुद स्वयं की संख्या के अलावा किसी भी अन्य संख्या से भाग ना हो, जिसके आपका 3 है, ठीक है, ये या तो 1 से भाग होगा या फिर 3 से भाग होगा। आप इसे 2 से भाग करेंगे तो ये नहीं भागेगा, 4 से भी नहीं भागेगा, इसे आप क्या तो केवल 1 से भाग कर सकते हैं या फिर 3 से भाग करा सकते हैं, यानी कि वह खुद अपनी संख्या से भाग हो रहा है 3 से और 1 से भाग रहा है। तो ये कैसी संख्या, ये अभाज्य संख्या है, जिसकी यहाँ पर 3 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गई, सारी की सारी अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। फिर अब यहाँ से आपके लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा रहा है कि त्रिभुज किसे कहते हैं। भुजाओं एवं कोणों के आधार पर त्रिभुजों के नामों का सचित्र वर्गीकरण आपको करना है। तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम त्रिभुज कह देते हैं। 3 भुजाओं से घिरी जो बंद आकृति होती है इस तरह से, ठीक है, इसे हम त्रिभुज कह देते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, त्रिभुज। अब यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर वर्गीकरण किया गया भुजाओं के आधार पर, ठीक है। कैसे, भुजाओं के आधार पर, ठीक है। यदि यहाँ बताया गया सबसे पहले समबाहु त्रिभुज, ठीक है। समबाहु त्रिभुज क्या है, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। जिसकी अगर आपकी ये वाली भुजा 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगी और ये भी आपकी 6 सेंटीमीटर की, तीनों भुजाएं 6 सेंटीमीटर की हैं। समबाहु त्रिभुज का मतलब है त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में जो हैं वो समान है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, अगला सम द्विबाहु त्रिभुज। सम द्विबाहु का मतलब होता है कोई भी 2 भुजाएं, ठीक है, कोई भी 2 भुजाएं होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। मान लीजिए ये 6 सेंटीमीटर है तो ये वाली भी 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तीसरी भुजा भिन्न हो सकती है लेकिन कम से कम 2 भुजाएं उसकी जो हैं वो आपस में बराबर हो। कोई भी 2 भुजाएं आपस में बराबर हो उसे हम सम द्विबाहु त्रिभुज जो है वो कह देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। अगला आपका जो त्रिभुज है वो है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज का मतलब ये है कि त्रिभुज की कोई भी भुजा जो है वो आपकी बराबर नहीं हो, ठीक है, सारी भुजाएं असमान हो, ठीक है। तो वो हो जाएगा आपका विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। कोई भी भुजा इसमें समान नहीं। मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये आपकी 6 सेंटीमीटर है, तो ये है आपकी 7 सेंटीमीटर। इसमें कोई भी भुजा आपकी समान नहीं होगी, यानी कि सारी भुजाएं जो हैं वो अलग अलग होंगी, ठीक है, उनकी वैल्यू अलग अलग होगी। ये तो त्रिभुज की भुजाओं के आधार पर हो गया। अब कोणों के आधार पर आप एक बार देख लेंगे, कोणों के आधार पर भी त्रिभुज अलग अलग टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला यहाँ पर बताया गया आपका न्यून कोण, ठीक है। त्रिभुज ऐसा कोण, ऐसा त्रिभुज, तो ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण, ठीक है, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, ठीक है, तो तीनों कोण ऐसे हों और जो 90 डिग्री से कम हो, ठीक है। कैसे हों, 90 डिग्री से कम हो, ठीक है। त्रिभुज के प्रत्येक कोण, तीनों कोण जो हैं वो 90 अंश से कम हो, यानी कि कोई भी कोण ऐसा ना हो जो 90 अंश हो या फिर उससे ज़्यादा हो, ठीक है। तो त्रिभुज के ऐसे कोण, ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होता है उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कह देते हैं। अगला त्रिभुज का टाइप यहाँ बताया गया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, त्रिभुज का कोई भी एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। 90 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए, 90 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए, कम से कम उसका जो एक कोण होता है वो 90 डिग्री का अवश्य होना चाहिए। तो उस त्रिभुज को हम बोल देते हैं समकोण त्रिभुज, ठीक है। उसका कोई भी एक कोण जो है वो 90 अंश का होगा, तभी वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाएगा, ठीक है। तीसरा आपका त्रिभुज है अधिक कोण, ठीक है। अधिक कोण का तात्पर्य है कि त्रिभुज का कोई भी एक कोण हो सकता है, ठीक है। त्रिभुज का कोई भी एक कोण जो हो सकता है वो 90 डिग्री से अधिक हो, ठीक है। कैसा हो, 90 डिग्री से अधिक हो, तो उसे हम यहाँ पर अधिक कोण कह देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपकी ये जो त्रिभुज हैं ये कोणों के आधार पर इनका वर्गीकरण हो गया, ऊपर आपने भुजाओं के आधार पर देख लिया, ठीक है। तो अब बढ़ें अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 13 आपके सामने स्क्रीन पर। एक कक्षा में 60 विद्यार्थी थे। 50% विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में, 40% विद्यार्थी द्वितीय श्रेणी में तथा शेष तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। तो ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थी तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। टोटल विद्यार्थी जो है वो 60 हैं, ठीक है, और इनमें से 50% यहाँ पर प्लस 40% है, ठीक है। तो ये तो प्रथम और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हो गए, ठीक है। तो ये कितने हुए, ये तो केवल 90% ही बचे, ठीक है। नहीं तो 90% ही हो रहा है, 50 और 40 कितना हुआ, 90% हुआ, तो 10% अभी रह गए, ठीक है। 10% अभी रह गए इसमें, ठीक है। टोटल कितना होता है, 100% जो होता है, 100 में से आप 90 निकाल देंगे तो 10% बचा। जो 10% विद्यार्थी बचे हैं वो आपके तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए होंगे, ठीक है। जो 10% विद्यार्थी बचे यहाँ पर देख सकते होंगे, तृतीय श्रेणी में जो विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं उस 100 में से ही हुए होंगे, ठीक है। 50 + 40 ये निकाल दिया तो -10% विद्यार्थी बचे, ठीक है। और टोटल विद्यार्थी कितने थे, 60, तो 60 का 10% जो विद्यार्थी हैं वो यहाँ पर तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। तो आप 60 का 10% निकालेंगे, 60 × 10%। प्रतिशत का चिन्ह मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ से जब आप प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो ये इसके गुणा में 1/100 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 1/100, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो आपका कैंसिल, दोनों जीरो यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है।
एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो कैंसिल, तो बच्चा क्या, ऊपर एक बच्चा 6 बचा, तो 6 की गुणा 1 में होगी तो एक ही बचा, सॉरी 6 ही हुआ, 6 की गुणा 1 में करेंगे तो 6 ही हुआ। तो कितने विद्यार्थी, केवल 6 विद्यार्थी ऐसे हैं जो यहाँ पर तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, बढ़ना है अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने स्क्रीन पर है। 3x - 5 बराबर x + 3, तो 3x - 5 बराबर x + 3 को यहाँ पर सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। 3x, इस x वाले पद को हम इस साइड में ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि इधर ये प्लस का है और इधर 3 पहले से, और ये माइनस का 5 है, इसलिए हम इस साइड में लेकर आएंगे तो ये माइनस का है, तो माइनस की जगह ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही हम कोई भी चीज़, कोई भी संख्या, कोई भी पद राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाएं या लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेकर जाएँ, तो उनके चिन्ह जो हैं वो आपस में बदल जाते हैं। जिसकी माइनस का 5 था ये इधर आएगा तो प्लस का होगा, ये प्लस का 3 था ये इधर चला गया तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, जिसकी ये माइनस प्लस का x था ये इधर गया तो ये माइनस का x हो गया, ये माइनस का x हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये 3x पॉजिटिव है और ये माइनस के हैं। ठीक है, ये प्लस के, ये माइनस के हैं। ठीक है, प्लस वाले ज़्यादा हैं तो प्लस के 2x बच जाएंगे। ठीक है, एक x माइनस का है तो एक x हम घटा देंगे तो 2x बचे, और ये 5 और 3 कितना हो गया आपका 8, तो x बराबर आपका हो जाएगा 8/4। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी है आपकी 4। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी है ये आपकी 4। ठीक है, ध्यान रखना आपको। ठीक है, x बराबर आ गया आपका 4। ठीक, बढ़ा है अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 6 आपका, सॉरी प्रश्न संख्या 15 है। 600 रुपये का 2 वर्ष का 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। अभी ऊपर फॉर्मूले मैंने आपको बताई था, वहाँ पर साधारण ब्याज दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पर साधारण ब्याज दिया हुआ नहीं है। तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन इसमें दिया हुआ है 600 रुपये, गुणा दर दी हुई है इसमें 10%। ठीक है, और समय दिया हुआ है मूलधन गुणा दर गुणा समय दिया हुआ है यहाँ पर 2 वर्ष बटे 100 कर देंगे। आप कितना कर देंगे 100। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो डायरेक्टली यहाँ पर समाप्त हो गया। ठीक है, अब आप करेंगे 6 दूनी कितना हो गया 12 गुणा 10। ठीक है, तो ये कितना आया बराबर 120। ठीक है, आंसर कितना आया 120 होगा। साधारण ब्याज कितना होगा 120 रुपये। ठीक है, 120 रुपये। हम बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। इस क्लास को आप एंड तक कंप्लीट जरूर देखिए, तभी आपको मॉडल पेपर डाउनलोड करेंगे तभी आपके समझ में आएगा। ये चीज़ आप बार आपको बताई जा रही है, क्योंकि मॉडल पेपर के अंदर सारी चीज़ें डिटेल में दी हुई नहीं है, लेकिन क्लास में सारी चीज़ें डिटेल में समझाई जा रही हैं। तो बाद में जब आप खुद से सॉल्व करेंगे तो सारी चीज़ें आप अच्छे से कर सकते हैं। जिसके यहाँ पर आंसर दिया हुआ नहीं है। ठीक है, केवल क्वेश्चन लिखा हुआ, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्लास देखना ही होगा। तो एक आयताकार खेत की जो लंबाई है वो यहाँ पर 40 मीटर दी हुई है, ये लंबाई है। ठीक है, और इसकी जो चौड़ाई है वो यहाँ पर 10 मीटर दी हुई है। अब खेत के चारों ओर किसी व्यक्ति को यहाँ पर तार लगवाना है ऐसे, और खेत जो है वो आयताकार है, तो तार लगवाने के लिए कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी बताएंगे। तो चारों ओर जो तार लगवाएंगे उसका मतलब क्या है कि ये यहाँ पर आपको परिमाप निकालना है। ठीक है, ये परिमाप ही होगा। ठीक है, चारों ओर यहाँ पर तार लगवाना है, जिसकी इधर भी तार लगवाना है, इधर भी तार लगवाना है, इधर भी तार लगवाना है, इधर भी तार लगवाना है। ठीक है, तो चारों ओर जब आप तार तो उसका क्या होगा, उसका परिमाप ही निकालना होगा। तो आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई करके आप उसमें 2 से गुणा कर दीजिए। तो लंबाई कितनी है इसकी, लंबाई दी हुई है 40 प्लस चौड़ाई दी हुई है 10, और आप इसमें कर दीजिए 2 से गुणा। तो 40 और 10 कितना हो गया 50, 50 की गुणा आप 2 में करेंगे तो हो जाए आपका 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 100 मीटर। ठीक है, कितना हो जाएगा 100 वर्ग मीटर। ठीक, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि 100 यहाँ पर मीटर की जो आवश्यकता है वो पड़ने वाली है। आपको आयताकार खेत के चारों ओर तार लगाने के लिए 100 वर्ग मीटर की आवश्यकता जो पड़ेगी तार लगाने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न को हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 17 आपके सामने स्क्रीन पर है, और इसमें आपसे पूछा है राकेश ने 60% अंक अर्जित परीक्षा में प्राप्त किए हैं। यदि पूर्णांक 500 रहा हो तो राकेश को कितने अंक मिले हैं। ठीक है, उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, 60%। ठीक है, कितने 60%। ठीक है, 500 का 60%। ठीक है, तो कितने में से 500 में से 500 × 60%। ठीक है, तो 60% हम जैसे हटाएंगे आपको बताइए नीचे गुणा में 100 आ जाते हैं। ठीक है, 1/100 इस तरह से 1/100, ये 1 गुणा 100। ठीक है, तो 60% निकालेंगे आप तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते होंगे यहाँ पर बचा 5 और यहाँ पर आपका 60, तो 5 × 6 = 30 और ये 300। ठीक है, तो देख सकते होंगे उसे कितने अंक मिले, उसे 300 अंक मिले। कितने 60%, 500 का 60% आप निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 300 अंक मिले। राकेश को परीक्षा में कितने अंक मिले 300 अंक, उसे 60% अंक मिले तो 300 अंक मिले टोटल। अगला प्रश्न, और ये अंतिम प्रश्न होगा आज की क्लास का। भाजकता के कुछ नियम यहाँ पर आपको बताना है। तो 2 से भाजकता का नियम क्या होता है, कोई भी जो संख्या है वो 2 से भाज्य कब होगी। तो यहाँ बताया गया कि किसी संख्या में इकाई का अंक यदि 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो। ठीक है, तो यहाँ 4 बताया, तो यहाँ 4 है लास्ट इकाई का अंक, तो ये पूरी संख्या जो है 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अथवा 8 में से कोई हो तो वह संख्या जो वो 2 से पूरी विभाजित हो जाती है, जैसे कि 10 हो गया, 22 हो गया,
4432 हो गया, 5802 हो गया, 6446 हो गया। इस सभी में क्या है, यहाँ ये संख्या 2 से पूरी डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि इकाई के अंक जो है वो या तो 0 है या 2 है या 4 है या फिर 6 या फिर 8 है। ठीक है, इसके बाद 3 से भाजकता का नियम क्या होता है, किसी संख्या के अंकों का योगफल 3 से पूरी बार विभक्त हो जाता है तो वह संख्या 3 से पूरी विभाजित हो जाती है, जिसके यहाँ पर दिया हुआ है 4 100 5 45। ठीक है, इन संख्याओं का अगर आप योग करेंगे 4 + 5 करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। 9 जो है वो 3 से विभाजित हो रहा है तो ये संख्या भी पूरी 3 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर दिया हुआ है 3 2 7। ठीक है, तो इसे आप क्या करेंगे, 3 2 7 इनकी संख्याओं का आप योग करेंगे तो 7 और 2 कितना हो गया, 9, 9 3 कितना हो गया, 12। ठीक है, तो 12 को आप 3 से भाग करेंगे, पूरा डिवाइड हो जाएगा 12 3 से, तो ये संख्या भी पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो ऐसी संख्याएं जिनके संख्याओं का योग 3 से पूरा डिवाइड हो जाता है वो संख्या भी 3 से पूरी डिवाइड भाग हो जाती हैं। भाग से भाजकता का नियम क्या होता है, 5 से। किसी संख्या में इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूरी विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे में आप देख सकते होंगे जिन संख्याओं में इकाई का अंक या तो 0 हो या फिर 5 हो, वही संख्या 5 से पूरी विभाजित हो सकती है, जिसके 125 हो गया, 2840 हो गए। इनमें इकाई का अंक 0 या फिर 5 है तो ये संख्या 5 से पूरी भाज्य हो जाएंगे। ठीक है, अगला यहाँ पर दिया हुआ है 6 से भाजकता का नियम। तो 6 से भाजकता का नियम होगा 6 के गुणनखंड 2 और 3 है। ठीक है, 6 गुणनखंड क्या है, 2 और 3 है, अतः जो संख्या 2 और 3 दोनों से पूरी बार विभाजित होती है वह संख्या 6 से भी पूरी विभाजित हो जाएगी। 6 से भाजकता का नियम क्या है कि वह संख्या 2 से भी पूरी डिवाइड हो जाए और 3 से भी पूरी डिवाइड हो जाए। तो 2 से और 3 से जो डिवाइडेशन के रूल्स हैं, जो भाजकता के नियम, वो आपको ऊपर बता दिए, तो उनको आप अप्लाई करेंगे। दोनों से विभाजित होना चाहिए, 2 से भी पूरी भाग होना चाहिए, 3 से भी पूरी भाग होना चाहिए, तो वह 6 से भी पूरी भागती हुई चली जाएगी। आगे यहाँ बताया गया कि जो संख्या 2 3 से पूरी बार भाज्य है वह 6 से पूरी भी बार भाज्य है, अतः 6 से भाजकता की जांच के लिए आप 2 एवं 3 से भाजकता की जांच करना आपको आवश्यक होगी। इसके अलावा नीचे यहाँ पर आपको आंसर की दी हुई है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। बाकी आप इस क्लास को ज्वाइन कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और इस PDF फाइल को डाउनलोड कर लीजिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस।